अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक, धनक के रंग अपनों के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं व्यूअर्स। प्राइवेसी और इंडिपेंडेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की ख्वाहिश भी होती है और बुनियादी हक भी होता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। लेकिन इस इंडिपेंडेंस में फैमिली सिस्टम क्या है, फैमिली सिस्टम कहाँ से आ गया? अच्छा, हमारे यहाँ बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। आज मामूल के मुताबिक अगर बेगमात को ज़्यादा टाइम मिल रहा है घर में तो भी मसला है, अगर नहीं मिल रहा तो भी मसला है, और वक्त कहाँ जा रहा है तो भी मसला है। तो ये बहुत से इश्यूज़ इवॉल्व होते हैं। तलाक़ की बढ़ती हुई जो रेशो है, और अक्सर ये चीज़ हमारे सामने आ रही है, उसकी भी वजह जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो आज हम बात करेंगे जॉइंट फैमिली सिस्टम के जहाँ प्रॉज हैं वहाँ कॉन्स कितने हैं, और इस सिस्टम के जहाँ फ़ायदे हैं और जहाँ नुकसानात हैं। ख़ानदान में अक्सर अफराद जिनका मिजाज है वो अलग होता है, उनका उठना बैठना अलग होता है, उनकी पर्सनालिटी एक बहुत अलग होती है। तो हर इंसान को इस सिस्टम में कैसे लेके आगे चलना चाहिए, हर इंसान जो है वो अपनी ख्वाहिशों को कैसे अपनी ख्वाहिशों को थाम के रखे, अपने दिल को थाम के रखे, और कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए इस सिस्टम को आगे लेके चले। अच्छा, हमेशा से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी देखी है, और एक बहुत संगीन चीज़ देखी है, जो सास हैं वो अपनी हुक्मरानी करती हैं और उनका दिल नहीं चाहता कि वो अपना जो किचन है वो किसी और को दें। और जब बहू आती हैं तो वो भी चाहती हैं कि वो भी हाकिम रहें, हुक्मरानी करें। तो बदलते वक्त के साथ साथ क्या इस सिस्टम में चेंज आया, या आज भी वो सिस्टम जो है वो पाको हिंद में बहुत मकबूल सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, और हम सब लोग इसी सिस्टम में बड़े हुए हैं। मगर ये सिस्टम जो है क्या वो एक पॉजिटिव चीज़ों से आगे लेके जा रहा है? हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो सिस्टम में जो फल फूल रही है उन पे ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, और जो ज़िम्मेदारी जो है, जैसे बीवी की ज़िम्मेदारी है, शौहर की ज़िम्मेदारी है, सास की ज़िम्मेदारी है, ससुर की ज़िम्मेदारी है, देवर जेठानी का जो रिश्ता है उसकी एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। पहले जो होता था मिल बैठ के खाना खाया जाता था, मगर अब अलग अलग किचन्स हो गए हैं। पहले जो है देवरानी जेठानी जो है कॉम्पिटिशन्स नहीं करती थी, वो हमेशा से ये कहती थी कि मिलजुल के बैठें, एक देश से कपड़े डिज़ाइन कराती थी। किसी शादी पे जाना होता था तो वो तकरीबन कहते हैं ना कि डिस्कशन करती थी पहले जाने से पहले कि भाई मैं ये पहन रही हूँ, तुम ये पहन लो, या ऐसे चलना चाहिए, या हम एक ही गाड़ी में मिल बैठ के जाएंगे। मगर अब जो है वो कंपटीशन कितना बढ़ गया है। क्या वो सोशल मीडिया की वजह से बढ़ा है? क्या वो आपस में इख्तलाफी जो है वो ज़्यादा हो गई है? क्या जो लोग हैं वो एकदम से अपनी प्राइवेसी, अपनी इंडिपेंडेंस को इंजॉय करना चाहते हैं और अपनी कोई चीज़ किसी को नहीं बताना चाहते? क्या इसमें हसद आ रही है? क्या इसमें जेलसी आ रही है? या क्या इस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है? अच्छा, वैसे तो आज सोचा कि मैं बात करूं कि ज़िंदगी में अक्सर जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो सुकून का बाइस बनता था। वो इसलिए बनता था कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते थे तो कभी देवर छोड़ा है, कभी जेठ छोड़ देते थे अगर मियाँ साहब के पास टाइम नहीं है, और ख़वातीन जो होती थी उनमें से एक खातून जो है वो ज़िम्मेदारी लेती थी कि मैं आज गाड़ी चलाऊँगी, आज मैं ले आऊँगी बच्चों को। इसी तरीके से किचन की ज़िम्मेदारी होती थी कि किचन का आज मंडे है तो वो एक खातून के ऊपर मुख्तस है, दूसरा दिन है तो दूसरी जो है दिवरानी या जेठानी है वो इसकी ज़िम्मेदारी लेती थी, और खाना जो है वो हमेशा से सास की फरमाइश पे बनता था या ससुर की फरमाइश पे बनाया जाता था। तो ये सब चीज़ें पहले हुआ करती थी, मगर अब चीज़ें जो हैं वो इसके बरअक्स हैं। आज हम इसी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो अब क्या किरदार अदा कर रहा है। और जहाँ बात होती है किचन की तो वहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि किचन के अंदर उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो रोल ये होता है कि खाना जो है वो इतने लोगों का कैसे बनाया जाए, और ये जिम्मेदारी बांटी जाए और ना बांटी जाए, या एक बंदे की जिम्मेदारी होती है इतनी रोटियां बनाना, इतने सालन बनाना, और 2-3 सालन बनते हैं और बच्चों के लिए अलग बनाया जाए। तो इस सब की जिम्मेदारी जो है वो आज मैं अनम पे सौंपती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप जॉइंट फैमिली की बात करते हैं तो जॉइंट फैमिली के अंदर जो ड्यूटीज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ही होती हैं, क्योंकि इस तरह से एक बंदे के ऊपर बहुत बर्डन हो जाता है। समहाउ ऐसा होता है कि ग्रेवी तुम रेडी कर रही हो तो चपाती जो है आप बना लें, इस तरह से जो है वो चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं। या फिर ऐसा होता है कि दोपहर का लंच आपका है और रात का डिनर आपका है। सो इस तरह से चीज़ें जो है मिक्स एंड मैच करके, और जॉइंट फैमिली में क्योंकि क्वांटिटी
वाइज खाना काफ़ी ज़्यादा बनता है। हाँ। तो अगर आप उसको एक बंदे की जिम्मेदारी डाल दें या वन डे आपने करना है सारा काम, तो मेरा ख्याल है कि वो उसके लिए एक बहुत बड़ी हैसल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और खाने के ऊपर बात करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ट्रेंड्स के ऊपर बात ना करें। तो जॉइंट फैमिली हो और जॉइंट फैमिली में जिस तरह तैयार होना हो, अपने आप को प्रेजेंट करना हो, पहले जो होता था ना कि शादी के बाद ससुराल में तैयार होकर निकलना है या नहीं तैयार होकर निकलना, तो उठ के 2-3 दिन तो हम तैयार होते थे, मगर फेस कैसे करना होता था कि भाई मेकअप के बगैर ऐसी हो, मेकअप के साथ ऐसी हो, और कपड़े कैसे पहनने हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना आज एक एक्सपर्ट को भी बुलाएं जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम पे भी बात करेंगे और बताएंगे कि जॉइंट फैमिली में आपको किस तरह ड्रेसअप होना चाहिए। तो मेरे साथ आज जो एक्सपर्ट है, जो डिज़ाइनर है और जो इमेज कंसल्टेंट है, वो है फ़ायज़ा अमजद। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आज हम बात करें जॉइंट फैमिली सिस्टम पे, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में डिज़ाइनर की कितनी अहमियत है, कैसे कैसे कपड़े डिज़ाइन करने चाहिए, क्या क्या पहनना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी हो तो एक डिफरेंट चीज़ होती है, मगर जॉइंट फैमिली में आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। क्या कहेंगी? मतलब अभी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। एक वक्त था कि सब मिल के आते थे, सास लेके आती थी और वो हेड ऑफ़ दी हाउस होती थी और वो सब के कपड़े बनाती थी। लेकिन अब एक ही घर से मुख्तलिफ लोग बारी बारी अलग-अलग आते हैं और वो बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे कपड़े दूसरा ना देखें और मेरे कपड़े बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए मेरी भाभी से या नंद से, और उनको पता भी ना लगे मैंने क्या पहना है। तो मुझे तो लगता है कि ये नाकाम हो चुका है जॉइंट फैमिली। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले जो थी ना, आपने बात बिल्कुल ठीक की है, देवरानी जेठानी कोऑर्डिनेशन करती थी कि हमने एक जगह जाना है तो हमने कैसे लगना है। क्या अब वो कोऑर्डिनेशन करती है कि नहीं करती? मेरे पास जितनी भी लेडीज़ आती हैं, जितनी भी जेंट्री आती है, वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट नहीं करती, बल्कि उनका कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाज़-औक़ात ड्राइवर से पूछा जाता है कि बाजी कहाँ पे जाती है और कहाँ से कपड़े बनाती है। हाँ, ये भी चीज़ बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब जो है ना वो वाली चीज़ नहीं है, मिलजुल के नहीं होता। बहनें अलबत्ता कभी-कभी कर लेती हैं, लेकिन भावजे, भाभियाँ और नंदें नहीं कर रही। अच्छा, मुझे थोड़े से ट्रेंड्स के बारे में बताएं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें किस तरह के कपड़े जो हैं वो आप डिज़ाइन करती हैं, क्या क्या आपको डिमांड आती है लोगों की तरफ से? देखिए, जब मेरे पास तो ज़्यादातर ब्राइडल्स आ रहे होते हैं, तो जो भाभियाँ या बहुओं के लिए कपड़े लेके आती हैं, अब ट्रेंड बहुत चेंज हो गया। एक वक्त था कि बहू के लिए कपड़े सास ने पसंद किए या भाभियों ने किए और उसको पहना दिए। फिर एक वक्त ऐसा है कि बहुएं रोने लग जाती थी कि हमने कैसे कपड़े दिए। अब ट्रेंड जो चेंज हुआ है वो ये कि जो सासें हैं वो अपनी बहुओं को लेके आती हैं और उनकी पसंद के कपड़े हमसे डिस्कस कर लेती हैं, भाई हमें ये बजट चाहिए और उसके अंदर दिखाओ। तो ये बड़ी पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि समझती हैं कि जिसने कपड़ा पहनना है क्यों ना उसकी पसंद से पहना जाए। तो ये मुझे अच्छी बात लगती है, क्योंकि एक वक्त मैंने वो भी देखा हुआ है जबकि बहुएं बहुत परेशान हो जाती थी कि ये कैसा आपने सूट लिया, मुझे तो पसंद अक्सर देखा कि पेटियों में से भी उठा उठा के अपने कपड़े लाती थी कि हमारी बहू के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है वो बहुत अब डिफरेंट क्लास हो गई, अब सासें भी चेंज हो गई हैं, लोगों में बहुत एक्सपोजर है, वो समझते हैं कि हमने पैसा खर्चना है तो वाई नॉट उसकी पसंद का खर्चा आ जाए। तो ये बड़ी अच्छी बिल्कुल ऐसा ही है। फ़ायज़ा, ट्रेंड्स के ऊपर भी बात करेंगे और जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर भी बात करेंगे कि उधर कौन कौन से ट्रेंड्स को आप लोगों ने मुतारिफ़ करवाया है, और किचन में भी जाएंगे और आपको बताएंगे कि मेकअप ट्रेंड्स किस तरह के हैं। तो यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली में जब शादी होने वाली होती है तो उससे पहले कितने मसाइल होते हैं, शादी की तैयारियों से लेकर और शादी होने तक जो है वो कितनी बातें होती हैं, कितने इश्यूज़ होते हैं। कपड़ों के ऊपर इश्यूज़ हो रहे हैं, इवेंट के ऊपर इश्यूज़ हो रहे हैं, मैरिज हॉल्स के ऊपर इशू हो रहे हैं। भाई हमारे ज़माने में जो कपड़े थे वो इतने के आए, अब आप इतना महंगा जोड़ा क्यों बना के दे रहे हैं? वो देवरानी जेठानी, जो देवरानी बनने वाली होती है, वो जेठानी जो है वो उस पर प्रेशर होता है। जो जेठानी होती है वो बार बार सास को याद दिलवाती है, भाई मेरे जोड़े इतने में बने थे तो आप ये क्यों कर रही हैं, मेरी तो रस्म ये की थी तो आप ये रस्म क्यों नहीं कर रही। बदलते वक्त के साथ साथ चेंजेस को एक्सेप्ट करना भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि जॉइंट फैमिलीज़ में नहीं समझा जाता। तो शादी के ऊपर बात कर रहे हैं हम, तो फ़ायज़ा आपसे ज़्यादा कोई अच्छा ओपिनियन नहीं दे सकता। शादी के मसाइल, शादी से पहले और शादी होने तक कपड़ों के क्या मसाइल होते हैं? हिना, मैं ये कहना चाहूँगी कि अब ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है।
देखें, जो मेहंदी को लोग खा गए क्योंकि बहुत ज़्यादा फंक्शंस होने लग गए और एक वक्त आया कि लड़की वालों पे बोझ बढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि मेहंदी और शादी को मिक्स करके शेंदी बना दिया गया, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत हेल्दी चीज़ है। जब लड़की वाले कपड़े लेने आते हैं वो बहुत दिल खोल के आते हैं, वो लड़की को कहते हैं जो दिल करता है लो। रेड कलर काफ़ी कम हो रहा है। अच्छा। अब ऐसे कलर्स आ रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं पीच, पिंक्स और ऐसे कलर जो कि मतलब लाइटर टोन में लड़कियां शादी यानी कि शेंदी पे पहनती है, और वो शेंदी ऐसी होती है जिसमें लड़के वालों की सारी फैमिली को बुलाया जाता है कम बोझ के लिए। सिस्टम बड़ा हो गया, सिस्टम बड़ा, फंक्शंस कम हो गए हैं। ये अच्छी बात है, यानी ढोलकियाँ लहदा से हो जाती हैं, पर जो लेविश फंक्शन है तो लड़की वालों का बोझ थोड़ा सा कम हुआ। अब वलीमे की बात करें तो जितने लड़की वाले शादी पे जब आते हैं तो आमतौर पे वो खुले दिल से आते हैं, मैंने हमेशा ये नोट किया। अच्छा। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को जो पसंद है उसके मुताबिक, और आमतौर पे वो ज़्यादा अच्छी चीज़ बच्चों की मर्ज़ी की ले रहे होते हैं। अब जब वलीमे के लिए सास लेने आती हैं और बहुएँ, तो अब ये चेंज होता है कि बाज़ुकात, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अब लड़की की चॉइस पूछी जाती है। बाज़ुकात लड़की को पैसे भी दे देते हैं कई लोग कि आप अपनी मर्ज़ी से इस बजट में कपड़े बना लें, लेकिन कई दफ़ा जब आपकी बड़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम हो तो भाभियाँ नंदे अगर ना साथ आएँ तो उनके घरों में मसाइल होते हैं। और सबकी एक चॉइस होगी तो जोड़ा बनेगा। वो जोड़ा बनते बनते बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, और दूसरा लड़ाई भी उस वक्त पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग भी इवन नंदे हैं, पर हम लोग कभी भी नहीं इन मामलों में बोले, लेकिन बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कुछ नंदों की इन्वॉल्वमेंट होती है। भाभियों को अक्सर चुप लोग करा देते हैं, लेकिन जो सासें होती हैं वो आमतौर पे नंदों की इन्वॉल्वमेंट को रखती हैं कि भाई आपको बताओ क्या है। तो अच्छा, तो उनके जो ट्रेंड्स हैं या वो कौन कौन से कलर्स के ऊपर एम्फेसिस करती हैं, और आजकल जो शादियाँ हो रही हैं उन पे आपने क्या देखा है, मुझे थोड़ा सा बताएं, कलर पैलेट के बारे में बताएं। देखिए, मैं तो ये देखती हूँ कि कलर्स बहुत चेंज हो गए। जब हमारी शादियाँ थी तो हम रेड, मैरून और वाइट्स में जाते थे, अब लोग कलर्स के साथ खेलते हैं, और लड़कियाँ भी इतनी समझदार हो गई हैं कि उन्होंने सोच के रखा होता है कि उन्होंने शादी पे क्या पहनना है। बाज़ुकात कलर्स पे ही मतलब ये आपका ड्रेस हम देख रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इट्स अ पीच पेस्टल कलर विद सिल्वर वर्क, और इसमें पर्ल, सिरोस्कीज, कोरा दबका, उसके बाद इजिप्शियन स्टोन्स, और बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है। और ये देखें ना, सारा मुगल आर्ट है, इसमें ट्रेडिशनल काम भी आपने डाला हुआ है, और कलर जो है वो बहुत इंग्लिश लिया हुआ है। बिल्कुल, इसको हमने मुगल आर्ट के साथ इंस्पायर होके, और कट हमने इंग्लिश दिया। अगर आप देखें तो ये टेल इंग्लिश कट में, जैसे उनकी मतलब इंग्लिश गाउन्स की शादियों के होते हैं, ये इसका कट डिफरेंट है। ठीक है। तो अभी ये वाला इस तरह का है कि हमने इसको भी बजट फ्रेंडली रखा हुआ है कि जब ये एक दफ़ा पहन लेंगे तो हम इसकी टेल को उतार के आपको नेक्स्ट एक और ड्रेस बना के दे सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अब चीज़ें जो है ना, हम लोग इसको रीयूजेबल रखनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि अब जो आपकी शादी के कपड़े होते हैं ना, वो वेस्ट हो जाते हैं अगर आप बहुत हैवी बनाते हैं। तो मैं तो हमेशा इस बात में होती हूँ कि बजट फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप चीज़ ऐसी बना रहे हो जो बाद में भी यूज़ हो सके, अगर आप इसका आगे का काम भी चेक करें तो आगे बहुत खूबसूरत काम है। हाँ। बैक की पे काम करने की बजाय हमने उसकी टेल पे काम किया। हाँ। इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन बिल्कुल आगे का काम जो है वो भी स्क्रीन पे चल रहा है, आप साथ साथ बता सकती हैं। और आप इसमें काम देखें कि हमने इसमें पिट्टे का काम, अगर कोई समझता हो, और बहुत डिफरेंट कामों को लेके आए हैं कि जैसे नग नहीं लगाए, इसके अंदर काम हुआ है हाथ का और सुई का काम, जो कि फॉर एवर है। आजकल लोग मल्टी हेड के ऊपर भी काम करा देते हैं और वो पूरी मार्केट भरी होती है। तो पहले लोगों को मल्टी हेड का काम अब नहीं पसंद आता, जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो कहते हैं कि काम जो है वो सुच्चा काम चाहिए, क्योंकि मल्टी हेड आपका फॉर एवर नहीं है, उसमें से मोती तारे उतर जाते हैं, चीप काम होता है, ज़ाहिरी चमक दमक होती है। तो जब आप पैसा खर्च ही रहे हैं, लेकिन ठीक है, एक मिडिल क्लास जो लोअर मिडिल क्लास के लिए वो अच्छा है, वो कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, ये ब्लू ड्रेस जो है बहुत खूबसूरत है, कलर वाइज कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। फायजा, आप इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मुझे। अच्छा, ये जोड़ा किस ओकेजन के लिए है? ये हमने वलीमे के लिए तैयार किया है। और अब एक तरफ अगर कोई पीच और रेड्स है, इस तरह के कलर होंगे, तो ये दूसरे दिन लड़की की बिल्कुल डिफरेंट लुक हो जाती है। डबल कलर है ये। और आप इसकी देखें कि ये बहुत खूबसूरत ग्रेडियंट में जा रहा है कि डार्क से लाइटर में जा रहा है। इसमें मेकअप का बहुत अच्छा अफेक्ट आता है, क्योंकि मैं अपनी जो क्लाइंट्स हैं और जो लड़कियां आती हैं उनको ये मशवरा भी देती हूँ कि कुछ कलर्स वैसे देखने में अच्छे हैं पर एज ए ब्राइड वो अच्छे हैं। अच्छा, ये दुपट्टा ज़रा दिखाएं, खोल के भी दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, वो देख सकते हैं कि और कौन कौन से ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं अभी। तो ये दुपट्टा जो है ये पूरा इनकॉर्पोरेटेड है विद वर्क, और इसमें बीच में जाल है और ये नेट के ऊपर बना हुआ है सारा,
और इसको इस तरह से हमने बनाया कि देखें, आप अगर नोट करें तो इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट किया हाँ, तीनों के कलर डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि ये कल को आप इसको 2-3 दफ़ा चेंज कर सकते हैं। अगर आप मेरे पास लाएं तो मैं इसकी पिशवाज आपको अगली दफ़ा बना दूंगी। उससे नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको मैक्सी या उसके अलावा कोई गाउन में सेट कर सकते हैं। एक जोड़े को आप 3-3 जगहों पे यूज भी कर सकते हैं और पहन भी सकते हैं कब चेंज करके। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमें जो भी कपड़े बनाने जितनी महंगाई है और जितना सब कुछ है, 4-5 साल आप इंजॉय करें, फिर उसके बाद इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन कलर्स आप देखें कि हमेशा कलर वो लेने चाहिए जो दुल्हन को सूट करे, उनका कॉम्प्लेक्शन, उनकी चीज़, यानी हर चीज़ को देखना जरूरी। इसका मतलब है अब रेड्स खत्म कर दिए हैं लोगों ने, नहीं चल रहे हैं पे जा रहे हैं। जो लोग क्लासिक लुक चाहते हैं वो रेड्स में जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा अब लड़कियाँ जो मॉडर्न लड़कियाँ हैं वो चाहती हैं कि हम ज़रा मॉडर्न ही लगे, वो क्लासिक में कम जा रही हैं। इन कुछ फैमिलीज पे। अच्छा फायजा, मुझे बताएं कि लड़के वाले आपके पास आते हैं जोड़ा ऑर्डर करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है लड़के वालों में से? लड़का आता है जोड़ा देखने वलीमे का? नहीं, यूजुअली नहीं यूजुअली नहीं आता। हाँ, लेकिन उसका राब्ता लड़की से मुसलसल होता है। हमने ये भी देखा है कि लड़की को आखिर दिन तक नहीं पता होता कि कलर वो कौन सा पहन रही है। ये क्यों करते हैं लोग? अच्छा, ये अभी कुछ चेंज आ गई है, क्योंकि लड़की की मर्जी की जाती है, लड़की को साथ लेके आया जाता है। कई दफ़ा बहुत टिपिकल फैमिलीज जब बहुत, देखिए ये माइंड ट्रेंड को चेंज होने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो जुल्म करता है। हाँ। क्योंकि मुझे याद है कि ऐसे भी हुआ था कि किसी ने वलीमे का लहंगा कह के रेड बनवाया, हाँ। क्योंकि मैं उसको सस्ता दे रही थी, हाँ। तो वो लड़की वलीमे वाले दिन बेहोश हो गई थी। अच्छा। क्योंकि उसने कहा शादी पे भी मैंने रेड पहना और वलीमे पे भी रेड। एकदम से उसके लिए सरप्राइज था। उसके लिए इतना सरप्राइज था कि वो बाकायदा फेंट हो गई थी। तो वो कहती कि ये इस तरह इन्होंने मेरे साथ क्यों किया। तो मुझे अफसोस दिल में हुआ था कि ये गलत चीज़ है। तो आपको, लेकिन मैंने बहुत कम 90% लोग पसंद कराते हैं, कलर इवन कम अज़ कम पूछ लेते हैं, और मुझे बजट आराम से बता देते कि हमें इस बजट के अंदर है। तो लड़की को भी समझाया जाता है। जोड़े पे लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो कोई ऐसा मशहूर किस्सा आपको याद हो तो प्लीज़ बताएं हमें। बहुत किस्से, अब पता नहीं ऑन एयर करने वाले। बताएं कोई बात मतलब इस तरह होता है कि जो भाभी होती है, जो दूसरी पहली बहू होती है, वो अक्सर कहेगी कि आपने इसके लिए तो इतने पैसे खर्चे हैं और मेरे लिए कम। अब आप वो नहीं देखते कि मनी कितनी डी वैल्यू हो रही है। उस वक्त 6,000 रुपये तोला सोना था, अब 2,60,000 रुपये तोला सोना है। तो उसी तरह प्राइसेस कपड़ों की उस वक्त 1.5-2 लाख का बहुत अच्छा मिल जाता था। अगर अब आप देखें तो लोग 15-15, 20-20 लाख के डिज़ाइनर सूट बना रहे हैं, जो कि गलत है। मैं समझती हूँ कि एक रीज़नेबल अमाउंट होनी चाहिए, जो कि बजट। क्या करें, लोगों की डिमांड्स भी ऐसी होती है, काम भी उनको चाहिए, लेकिन ये कि इन्फ्लेशन वैल्यू भी तो बहुत बढ़ गई है ना। तो वो जब लड़कियां उस वक्त बहस कर रही होती हैं सासों से और वो बेचारी मजबूर होती है, तो मैं बड़ा इसको इंजॉय भी करती हूँ और मैं कहती हूँ आप तो पढ़ी लिखी हैं, तो आप क्यों उनको इस तरह परेशान। ऐसी चीज़ें होती हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी इंडिपेंडेंस नहीं होती और प्राइवेसी नहीं होती, और प्राइवेसी होगी तो आप अपने मुताबिक चीज़ बना सकते हो, मगर आपने बहुत से लोगों को साथ लेके चलना होता है इधर। और अभी जो फ़ायज़ा हमें ज्वाइन किया है वो ज्वाइन किया है शैला चौधरी ने, जो कि मेकअप आर्टिस्ट है। उनके साथ जो मॉडल हैं अक्सा अरूज जो है वो आज मेकअप कराएंगी शैला से। कैसी है शैला? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने अक्सा का ड्रेस देखा है? जी बिल्कुल। और ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो अक्सा के ऊपर कौन सा मेकअप आप करेंगी इस ड्रेस के हिसाब से? क्योंकि ड्रेस बहुत खूबसूरत है और कलर भी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही स्टाइलिश बना हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडर्न करूँगी, क्योंकि हमारी मॉडल के फेस भी बहुत स्लिम से हैं, तो उसको एक मॉडर्न लुक दूंगी और बहुत ही नेचुरल, ताकि उनके जो नेचुरल फीचर है वो भी इन्हेंस हो, वो दब नहीं जाए, और हमारा जो ड्रेस है वो भी इन्हेंस हो अच्छे से। बिल्कुल ऐसा ही है। और ड्रेस मैं बता दूं कि ड्रेस इज़ बाय फ़ायज़ा अमजद, और ये उनका एक फॉर्मल ड्रेस है, और आप इनके आउटलेट से भी ले सकते हैं। और फ़ायज़ा अमजद का आउटलेट है वो फ़ेज़ 4 में, फ़ायज़ा फ़ेज़ 2 में लालक जान चौक, फ़ेज़ 2 लालक जान चौक, DHA लाहौर। और वैसे आप इनको ऑनलाइन और इनकी वेबसाइट पे भी जोड़े ऑर्डर कर सकते हैं। और जो मैंने जोड़ा पहना है वो भी फ़ायज़ा अमजद का है। आप मेकअप स्टार्ट करें शैला, हम मेकअप ट्यूटोरियल जो अपने क्लाइंट्स को और अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें जॉइंट फैमिली सिस्टम पे। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना आसान है, रहना मुश्किल है? क्या हमारी मजबूरी है? क्या हम लोग जो हैं वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, या जो इंडिपेंडेंस और प्राइवेसी है उसके पैरामीटर्स से ये जो चीज़ है ये डिफरेंट है कि नहीं है?
तो हमने इस ओपिनियन को मज़ीद कहते हैं ना कि ठप्पा लगाने के लिए आज दावत दी है डॉक्टर नबिया ख़ान को, जो कि हमारे शोज़ का पहले भी हिस्सा है, वो माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर नबिया ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक, आप सुनाइए। आप जब आती हैं ना तो सब लोग डर जाते हैं। सही है। आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसके क्या नुकसानात हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी। देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारी माशरती इक़दार है। ज़ाहिर आपको पता है कि पाकिस्तानी कल्चर है, बरसगीर पाको हिंद में ये कल्चर जो है वो राइज है कि आपने शादी होके आना है तो शादी दो ख़ानदानों के दरमियान में है, दो लोगों के दरमियान में नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल रूल्स जो हैं वो इससे डिफरेंट हैं। जब आप बाहर की कम्युनिटी में देखते हैं, बाहर मूव करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये सिर्फ इस्लामी इक़दार हैं कि जिसमें आपस में कंबाइन रहने, एक दूसरे के साथ जो है वो मिल के रहने का हुक्म दिया गया है कि आप अगर जो है वो मिल के रहते हैं तो बहुत सारी आपकी मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाती हैं। लेकिन हमारे माशरे ने इसको बड़ा मुश्किल बना दिया। मैं ये नहीं कहूँगी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आपको बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट मिलती है, साइकोलॉजिकली तौर पर आप जो है वो सेफ़ और सिक्योर महसूस करते हैं अपने आप को। वो लड़की जो नई नई दुल्हन बनकर आई है जिस घर में, जाहिर है कि उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये होता है कि घर में अगर कोई और देवरानियाँ, जेठानियाँ या कोई और लोग मौजूद हैं, नंदे मौजूद हैं, तो वो घर का काम जो है वो संभाल लेती हैं, भाभी के साथ हाथ बटा देती हैं, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, तो उसको थोड़ा सा जो है वो रिलीफ मिल जाता है मेंटली। लेकिन हमारे माशरे ने इसको मुश्किल कैसे किया? मुश्किल ऐसे किया कि हमने अपनी वैल्यूज़ को समझा नहीं। हम जिस लड़की को घर लेकर आ रहे हैं, उस लड़की का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के लेके आ रहे हैं, वो सबसे पहले जो सवाल किया जाता है लड़की के घर जाके वो ये है, लड़की को खाना पकाना आता है? लड़की को जो है वो घर के काम काज आते हैं? भाई, आप एक बहू लेने जा रहे हैं या काम वाली लेने जा रहे हैं? पहले तो ये मतलब आप डिफाइन कर लें कि मतलब काम वाली तो ऑलरेडी आपके घर में आती होगी, सफाई भी कर जाती होगी, कपड़े भी धो जाती होगी, बर्तन भी आपके अपने घर में जो पहले से लोग मौजूद हैं। देखिए, औरत वही है जिसको घर गृहस्थी आती है। अपनी बेटियों को सिखाना चाहिए, आपको कम से कम किचन में खाना पकाना तो आना चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक इस जुमले की बेस पर किसी से शादी करना, इसको आप जो है वो माशरती तौर पर इसको रिजेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को खाना पकाना नहीं आता, अब जैसे मैंने भी शादी के बाद खाना पकाना सीखा, हालांकि मेरी वालदा बहुत अच्छा खाना पकाती थी और मैं उन्हें देख देख के जो वो सीखती थी, लेकिन मुझे शौक नहीं था किचन में जाने का। मुझे ऐसे लगता था किचन का काम जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जैसे लड़कियों को लगता है। डॉक्टर नबी, जॉइंट फैमिली में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि औरतों का माइंडसेट जी, वो ये होता है कि वो बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती, अपनी मर्जी नहीं चला सकती, जो होगा वो ऊपर से हुक्म जो है वो सादिर होता है और वही किया जाता है। जी, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम के दो नुकसानात हैं और दो फ़ायदे हैं। फ़ायदे बेशुमार होंगे, लेकिन नुकसान जो है वो हम पहले उसकी तरफ आ जाते हैं कि नुकसान क्या है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का सबसे बड़ा नुकसान मियाँ बीवी को ये होता है कि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, वो अपनी प्राइवेसी जो है वो कायम नहीं रख पाते। दूसरे ये कि आपके हर काम पे, आपके उठने बैठने, सोने जागने, खाने पीने, पहनने, तैयार होने से लेके हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है। अब देखें, घर की सरबराह जो एक सास है, जो ज़ाहिर है वालदा हैं उस लड़के की, उनका पूरा कमांड होता है घर पे शादी से पहले, जब तक बहू नहीं आई होती। अब जब बहू आ जाती है तो वो इनसिक्योर हो जाती हैं। सासें बहुओं से क्यों लड़ती हैं? कभी सोचा आपने कि सासें बहुओं से क्यों लड़ती हैं? वो इनसिक्योर हो जाती हैं, एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती हैं वो औरतें जिनके वो बेटे होते हैं कि अब हमारे बेटे के साथ हमारी जो एक बाउंडिंग है वो मजबूत नहीं रहेगी। अगर इसने मेरे घर पर आकर या चीज़ों पर कब्जा कर लिया तो शायद मेरी वो हैसियत नहीं रहेगी, मुझे ऐसा ना हो कि साइड पे लगा दिया जाए। ऐसा नहीं होता। ये साइकोलॉजिकल आपकी थॉट्स हैं जिन पे हमारा जो दिमाग है ना वो एक पूरी फैक्ट्री है। उसमें आप जो जो इंडोज करते जाएंगे, जो जो आप उसमें ऐड करते जाएंगे, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे होता रहेगा। मैं हमेशा कहती हूँ, थॉट से आपकी फीलिंग बनती है, फीलिंग से आपका बिहेवियर बनता है, बिहेवियर से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। सास ने एक पॉजिटिव थॉट को अगर ये अब सोचकर जो है वो अपने जहन में रखा कि ये लड़की आई है, मुझे सपोर्ट करेगी, ये मेरी बेटियों की तरह है, जैसे मेरी पहले बेटियां जो है वो घर में बैठी हैं, ये भी मेरी बेटी है, कॉन्सेप्ट कुछ और होगा। जिस वक्त आप ये सोचेंगे ये मेरी बहू है, साइकोलॉजिकली कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा कि ये बहू है। बहू को बेटी बनाने में सेकंड लगते हैं, लेकिन समझने में सदियां लग जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जवान बेटा है, शादीशुदा है, वो अभी तक मामाज बॉय है, हाँ, वो कैसे ज़िंदगी आगे चला सकेगा अकेला? देखिए, मामाज बॉयज़ तो तकरीबन आपके पास जो 80-85% तो मामाज बॉय ही हैं यहाँ पे।
क्योंकि बेटों के साथ माएँ बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, बचपन से उनके साथ जो है वो उनकी खाने पीने, बाहर निकलने, हर चीज़ का जो है वो ध्यान करना, उनके साथ जो है वो एसोसिएट होना, ये माओं की जिम्मेदारी होती है। तो वो बच्चे जो है ना वो इतने पैम्पर्ड हो चुके होते हैं कि जब वो बड़े होते हैं, शादी के काबिल होते हैं, तो वो तब भी बच्चे होते हैं। मैं क्यों कहती हूँ कि शौहर बच्चा है? शौहर इसलिए बच्चा है कि शौहर की जो ग्रोथ हुई है वो बच्चों के साथ हुई है, वो बड़ा भी हो गया तो भी माँ उसको जो है वो बच्चा बना के ही जो है वो पाल रही है। उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होते हैं एक मर्द की ज़िंदगी पर कि वो समझता है कि मेरी माँ के लिए मैं बच्चा हूँ, ये शफ़क़त जो मुझे माँ से मिल रही है कहीं से नहीं मिल सकती। और वो चीज़ जो है वो कभी भी अपनी बीवी में नहीं देख पाता कि वो जो मुझे मोहब्बत दे रही है, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रही है, मुझे अपने साथ जो है वो एसोसिएट कर रही है, तो माँ का अपना मुकाम है और बीवी का अपना मुकाम है। ये जो मुकाम का दरमियान का फासला है ना, चंद सेकंड्स का, दिमाग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि तरबियत नहीं होती एक मर्द की। मर्द की अगर तरबियत ये की जाए, आप देख लें उन मर्दों को जो अपनी बीवियों की इज्जत करते हैं, वो उनकी माँ की तरबियत है। जो मर्द आपके, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी मर्द जो अपनी बीवियों की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उन्हें मुकाम देते हैं, वो अपनी माँ की तरबियत की वजह से दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे वो भी माँ की तरबियत की वजह से नहीं दे रहे। इसका मतलब ये कि आप, एक औरत जो है ना उसमें बड़ी पावर है। एक औरत मर्द को बदल सकती है, उसकी सोच बदल सकती है। आपकी बहुत सारी ख़वातीन मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं हम अपने शौहरों को नहीं बदल सकते, ये कभी नहीं बदला जा सकता। अच्छा, एक ममाज़ बॉय और एक ऐसा खुदगर्ज आदमी जिसे अपनी ज़ात के अलावा किसी और से प्यार ही ना हो, ये दो तरह के लोगों को आप कभी नहीं बदल सकते। अच्छा, माँ कहती है सारे हक जब मेरे तक वो हैं, खुद ना बदलना चाहे। बीवी कहती है सारे हक मेरे हैं, और बीच में जो बंदा होता है वो बेचारा कहते हैं ना कि वो डिवाइड हो जाता है। हक किसका होता है? हक दोनों का है, माँ का भी है और बीवी का भी है। बीवी को समझना है कि वो माँ है, उसकी इज्जत आपने भी माँ समझ के करनी है, सास समझ के नहीं करनी। मैंने आपको डिफाइन किया कि फ़र्क सिर्फ समझने का है। जब आपने ये सोच लिया कि ये मेरी माँ है, सास नहीं है, तो बात चेंज हो जाएगी। फ़ौरन से आपकी फीलिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। जिस वक्त आपकी फीलिंग्स ये हैं कि ये मेरी सास है या ये मेरी बहू है, टोटली डिफरेंट फीलिंग्स जो हैं वो आपने डेवलप हो जाएंगी। मैं आपसे यहाँ सवाल बड़ा पूछूंगी क्योंकि ये हम अपने पे भी रिलेट कर सकते हैं, इट्स वेरी रिलेटेबल। सबकी शादियाँ जॉइंट फैमिलीज में हुई हैं। जब लड़की आती है तो वो कहते हैं जी ये आई तो तुम्हारा रवैया बदल गया। बहन भाई जो है वो कहते हैं इस बहू के आने से रवैया बदल गया, या बेटी के आने से, जो भी उसको कहते हैं रवैया बदल गया। बहन भाई आपस में बात करने से कासिर होता है क्योंकि देवरानी जेठानी का रिलेशनशिप ही ऐसा हो जाता है। जी ऐसे। इसकी क्या वजूहत है? एक औरत में ना बड़ी ताकत है, मर्द को लड़वा भी सकती है और मर्द को जो है वो बना भी सकती है। एक खातून जब जहन साजी करती है ना अपने शौहर की, ये मैं कहती हूँ ये सारा का सारा काम जहन साजी का है। जब वो अपने शौहर को हर वक्त शिकायती प्रोग्राम उसका ऑन होता है ना, तो वो ये शिकायती प्रोग्राम में जो है वो शौहर इस हद तक गिर जाता है कि एक टाइम आता है कि वो कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ये जहन साजी की जाती है कि फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा क्यों कर रहा है। ख़वातीन की आदत होती है, मेजॉरिटी ख़वातीन की आदत होती है कि वो दूसरों के ऊपर जो है वो नुक्ताचीनी करती हैं। जैसे नंदें, देवरानियाँ, जेठानियाँ आपस में नुक्ताचीनी चल रही होती है कि इसके पास ये है, उसके शौहर ने उसको लेके दिया है, तुम्हारा ही भाई है, लेकिन मुझे जो है वो ये चीज़ मेरे पास नहीं है। सास ने उसको गिफ्ट दे दिया, मुझे नहीं दिया। हमें तो जब शादी होके आए थे हमें तो इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला था, इसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है। वक्त वक्त की बात है। 10 साल पहले अगर आपकी शादी हुई थी तो 10 साल पहले हालात कुछ और थे। 10 साल बाद की जो लड़कियां अब आ रही हैं घर में, उनके प्रोटोकॉल्स अलग हैं, उनके साथ जो है वो एसोसिएशन अलग है। और फिर एक मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कोई अल्लाह की कुदरत है इस चीज़ में कि औरत की खूबसूरती बड़ा मैटर करती है एक सास को अट्रैक्ट करने में। ये मैं आपको वो सच्ची बात बता रही हूँ जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनी होगी। सासें जो है ना वो खूबसूरत बहुओं की बड़ी फ़ैन होती हैं और वो उन्हें खूबसूरत बहुएं जो है ना बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती हैं, दिल के करीब भी होती हैं, दिल के करीब भी होती हैं। एक प्यारी सी बहू जो है वो खूबसूरत स्माइल वाली, अच्छी आंखों वाली जो है वो दुबली पतली जो है वो खातून जो है वो घर में मौजूद होगी, जो बनी संवरी रहती है और अपनी सास का भी ध्यान रखती है। एक अच्छी प्यारी बहू जो है वो सास को बड़ा अट्रैक्ट करती है। बहुत कम सासें ऐसी होती हैं, कोई 10 to 15% के, जो जेलसी फैक्टर में आ जाती हैं और वो उनकी ज़िंदगी हराम कर देती हैं, या ये कहती हैं कि ये जो हमारे घर में आई है तो हम इसकी खूबसूरती को जो है वो तबाह कर दें। ये 10 to 15% होता है, हर जगह ऐसा नहीं होता। बहुत सी सासें अच्छी भी होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि एक बहू जो घर में आई है ना, उसको भी समझना है कि आप जिस घर में आई हैं उसके तौर तरीके और अपने तौर तरीकों को मिक्स करके आपने उस घर को चलाना है। यानी अपनी बात भी जो है वो मनमानी है और दूसरे की भी माननी है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर आई हूँ
मैं खुद ही बोलती जाऊँ, आपके सवाल का वेट ही ना करूँ और मैं कहूँ कि नहीं भाई मुझे ज़्यादा पता है, आप मुझसे सवाल ना करें, मुझे हर चीज़ का पता है, मैं खुद ही बोल लूँगी। तो जब मैं ये बहस व तकरार करूँगी ना, आप नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर यही नबिया, बहुएं और करती हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और नज़रसानी करने की बात है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसके कौन कौन से असरात पॉजिटिव हैं, कौन कौन से असरात नेगेटिव हैं, मगर जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। आज का प्रोग्राम जॉइंट फैमिली के नाम है। यहाँ लेते ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के, उसके प्रॉज एंड कॉन्स पे। उसके लिए हमारे पास आज एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए डॉक्टर नबिया आज मौजूद हैं। डॉक्टर नबिया, मुझे एक बात बताएं, ये तो वैसे तो पैसा जो है वो अल्लाह की तकसीम है जी, हर इंसान को अल्लाह उसकी किस्मत का पैसा देता है, मगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये देखा है जिस भाई के पास ज़्यादा पैसा होगा और जिसके पास कम होगा, उसमें जो अम्मा हैं वो ज़्यादा पैसे वाले को सपोर्ट करती हैं, उसकी ज़्यादा सुनी जाती है। क्या ऐसी है बात? 80% इसी तरह होता है पाकिस्तानी माशरे में कि जहाँ पर सर्वाइव करना एक आम ख़ानदान के लिए बग़ैर पैसे के मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे पैसे वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। वालदा जो है वो अपने करीब हमेशा उस बच्चे को रखती हैं कि जो वो पैसा इन्वेस्ट करता है या घर के तमाम अखराजात उठाए होते हैं उसी की ख्याल भी रखा जाता है, उसी को इम्पोर्टेंस भी दी जाती है। जबकि ये एक बहुत बड़ा तज़ाद है। आपको अल्लाह ने भी हुक्म दिया कि आप अपने बच्चों में जो है वो ये मोहब्बत का तज़ाद पैदा नहीं कर सकते। इस्लाम भी कह रहा है कि बराबरी का इख्तियार है। जहाँ रिलेशनशिप की बात आती है वहाँ इस्लाम से बड़ा दीन जो है वो कोई नहीं है कि जिसने रिलेशनशिप की खूबसूरती को डिफ़ाइन किया हो। अगर हम जो है वो रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने किरदार पे काम करना होगा, अपने बिहेवियर्स पे काम करना होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो बिहेवियर का है। एक जो माँ है वो उस बेटे को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है जिसके पास पैसा है, और जो बेचारा जो है वो उसका कोई कारोबार नहीं है या जॉब भी छूट गई है, वो घर में बैठा है और उसका सारा खर्चा भी अगर कोई बाहर बैठा है भाई या यहाँ बैठा है वो उठा रहा है, तो वो भाई जो है वो बेचारा दबा दबा रहेगा, ज़्यादा अपनी बात को एक्सप्रेसिव नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगा। उसकी बीवी को भी जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी ख़ानदान में, उसके बच्चों को भी जो है वो निगलेक्शन का शिकार किया जाएगा। क्यों आप जो है वो इतना बड़ा तजाद लेके पाकिस्तान में बैठे हैं? ये क्या मेंटालिटी है, ये क्या बिहेवियर है? सबकी मेंटालिटी सबके घरों में है। फैमिलीज में तो माएं अमीर बच्चों से लेके अपने बाकी बच्चों को देती भी हैं। कुछ ऐसी भी फैमिलीज हैं, देखिए ये आपके पास 20 to 25% है कि भाई वो अपनी बाकी बच्चों को रो धोकर एक अमीर बंदे से लेकर, वो बेचारे मैं कहती हूँ अमीर इसलिए भी बुरे हो जाते हैं क्योंकि उनसे हर वक्त मांगा भी जाता है। लेकिन यहाँ जो दे रहा होता है वो भी एहसास कराता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ये बात अब लोगों में अवेयरनेस है। एक ना पैसा जो है ना वो तकब्बुर पैदा करता है। ये तो है। पैसा जो है जब आपके पास होगा ना तो आपके अंदर एक ऐसी पावर होगी ऑटोमेटिकली कि आपको खुद भी समझ नहीं आ रही होगी कि आप किस सिमत में बात कर रहे हैं, आप किस लेवल पे पहुंच गए हैं। पैसे से आजमाइश होती है, औलाद से आजमाइश होती है, रिश्तों से आजमाइश होती है, बीवी आपकी आजमाइश है, माँ की खिदमत और माँ बाप की जो है वो खिदमत ना करने वाली नाफरमान औलाद की हर जगह आजमाइश है। आप देखें आज जो है वो माँ बाप की कदर व कीमत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ख़ानदान से। लोग कहीं अपनी बीवियों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, कहीं जो है वो बीवियों को बिल्कुल निगलेक्ट किया जा रहा है। दोनों ही तरह के लोग आपके माशरे में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सूरत हाल ये है कि हम जो मेजॉरिटी कर रही है हम उसकी बात करते हैं, तो मेजॉरिटी क्या कर रही है कि वो इग्नोर कर रहे हैं उसकी साइकोलॉजिकल पोजीशन। देखें उस भाई की कि जिसके पास पैसा कम है, जो बेचारा मेहनत ज़्यादा करता है लेकिन कमाता कम है। एक भाई बाहर बैठा है वो डॉलर्स में कमा रहा है, इधर भाई जो है वो यहाँ पर लाख रुपया कमाता है तो उसका पूरा नहीं होता बच्चों की फीसों में और इन सब चीज़ों में जो है वो टाइम। उसकी साइकोलॉजिकल पोजीशन क्या होगी उसकी शक्ल से ही पता चल जाएगा आपको। आप प्रेजेंटेशन से पता लगा सकते हैं किसी की भी कि कोई कितना खुश है अपनी जिंदगी, मेंटल हेल्थ का शिकार होगा, डरा डरा सहमा सहमा होगा। बिल्कुल। वो सबसे पहले जो मर्द हमारे पास जो एंजाइटी इस वक्त जो है एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ रहा है मर्दों में, उसकी सबसे बड़ी वजह पैसे का ना होना है। पैसे जब जिस वक्त मर्द की जेब खाली होती है ना वो किसी को कह सकता है, ना वो किसी से शेयर कर सकता है। बीवी को कहेगा तो वहाँ से ताने मिलेंगे, माँ को कहेगा तो वहाँ से ताने मिलेंगे, दोस्तों को कहेगा तो वो बचना शुरू कर देंगे, तो वो किससे शेयर करे ये सब चीजें? माँ की औलाद माँ के लिए इक्वल होती है, होनी चाहिए, मगर दुआएं सबसे ज्यादा उसी को मिलती हैं जो सबसे ज्यादा पैसा देता है। हाँ, क्यों ये तजाद क्यों है हमारे माशरे में? ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, सब लोग ऐसा नहीं करते। अच्छी माएँ भी इस दुनिया में जो है वो मौजूद है
जो वाकई इनकी बात जो है वो मैं यहाँ पे कहूँगी कि जो बच्चे वेल स्टैब्लिश हैं उनसे पैसे लेके चुप करके खामोशी से उन बच्चों की मदद कर देती हैं अपने जो इतने फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जहाँ पे अना आड़े आ जाए ना, ऐसा बंदा जिसके पास पैसा ना हो और उसमें अना हो, तो वो अपने उस भाई का पैसा जो है वो नहीं लेता, वो उसका जो है इनकार कर देता है कि कहीं कल को मेरी ज़ात पर जो है वो सवाल ना उठे। डॉक्टर साहब इधर एक और मैं बात करना चाहूँगी प्रॉपर्टी के ऊपर कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सारे एक ही घर में रह रहे हैं और हर बंदा चाहता है कि वो अपना घर अलग बना ले, या फैमिली प्रेशर होता है, बीवी की तरफ से प्रेशर होता है कि मैं एक कमरे में ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, बच्चे बड़े हो गए, आई नीड अनदर हाउस। तो वो जो घर एक बंदा भाइयों में से अफोर्ड कर सकता है, 2 कर सकते हैं, जो बाकी भाई हैं वो कहाँ जाएं घर को बेच के? आपकी बात से पहले ना एक छोटा सा मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगी। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके साथ जो है उसको कनेक्ट कर लीजिएगा कि जो ऐसे भाई हैं ना जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने वो बहन भाई जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें और उन्हें बग़ैर किसी लालच के और बग़ैर उन्हें जो है वो साइकोलॉजिकली टॉर्चर दिए हुए, बग़ैर उन पर जो है वो ये एंडोर्स किए हुए कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, उसकी ऐसे मदद करें कि उसको लगे कि आपने उसे तोहफ़ा दिया है, आपने उसे गिफ्ट दिया है। अपने भाइयों और बहनों के साथ बाउंडिंग मजबूत करो। अल्लाह कहता है कि जब बहन भाई आपस में बात करते हैं तो फरिश्ते उस वक्त को रोक देते हैं, क्योंकि बहन भाई अगली दुनिया में जाके एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, वहाँ इनकी मुलाकात नहीं होगी। तो इस दुनिया में बहन भाई एक दूसरे से जो है वो खफा हैं, अलग अलग हैं, खुदा के लिए एक जगह पर आकर बैठें। ये बहन भाइयों का जो मामला है ये बड़ा क्रिटिकल है, इसको समझें। आप यकीन करें कि मैं इस बहन भाई के मामले पे इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे खुद तकलीफ़ होती है जब लोग मेरे पास ये बातें लेकर आ रहे होते हैं कि हमारे भाई या हमारी बहन हमें ताना देती है, पैसे भी देते हैं और ताने भी देते हैं। ना करें ऐसा, अल्लाह को जवाब देना है। बहन भाइयों का रिश्ता इतना कमाल है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि वक्त को रोक दो, ये बहन भाई आपस में बात कर रहे हैं। कैसी खूबसूरत बात है। कभी सोचें, इस दर्द को महसूस करें। कितने बहन भाई जो है वो इस टाइम मेरा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और वो इस बात से जो है वो इत्तफाक करेंगे कि शायद ये बताते हुए भी मेरी आवाज़ लरज़ रही है कि मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर पा रही कि बहन भाइयों का जो रिश्ता है ना वो बहुत मजबूत है, लेकिन आज के दौर में बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन बने। जायदाद, अब आ जाएं जायदाद की तरफ। दुश्मनी कहाँ पर शुरू होती है? जहाँ आपके वालिदैन के नाम पर कोई जायदाद है या आपके बड़े भाई या आपकी बहन के नाम पे कोई जायदाद है तो वहाँ सारे हिस्सेदार निकल आते हैं। माँ बाप के तो जाहिर है हकदार हैं सारे बहन भाई कि उनको जायदाद में जो हिस्सा दिया जाए। एक घर ख़रीदते हैं, वही ख़ानदानी घर होता है, उसी में सारे जो है वो अपना अपना कमरा लेके रह रहे होते हैं और उसी को बेचने की बातें हो रही होती हैं। 4 बंदे बैठकर जो है वो साजिशें करते हैं कि घर को बेच दो, और 4 बंदे जो है वो घर में बैठ के रो रहे होते हैं कि यार हम कहाँ जाएंगे। 8 लोग 10 लोग जो एक ही घर में एक छत के नीचे रहते हैं, उनमें क्या डिवाइड होगा? कितने को करोड़ों रुपए का घर जो है वो बिक जाएगा कि आपके हिस्से में क्या क्या आएगा। लेकिन हर बंदा इस वक्त क्या करता है कि रिश्तों को तोड़ने की बात हो रही है। यहाँ जायदाद पे 1.5 मरले का मकान हो, उस पर भी जो है वो वालिदैन को ज़दोकोब किया जाता है, मारा पीटा जाता है। आपके सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियो वायरल है कि बाप को, बुज़ुर्ग को, जो बेटों के नाम जो है वो अगर जायदाद नहीं लगा रहा तो उसको मार रहे हैं, उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। एक माँ, गरीब माँ, मेरे पास ऐसे इतने केसेस आते हैं, गरीब माएँ आके रोती हैं, दुहाइयाँ देती हैं कि हमारे बेटों ने हमें मार के घर से बाहर निकाल दिया है और हमसे ज़बरदस्ती साइन करवा लिए हैं जायदाद पर। सोचें वो वालिदैन जिन्होंने आपका ओढ़ना बिछोना किया, आपको बचपन में आप खुद से खा नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया, और आप उनको आज जो है वो मार पीट के अल्लाह के आगे जो है वो आपने जवाब देना है इस चीज़ का जाके, उनको जो है वो ओल्ड होम में छोड़ के आ रहे हो, उनके लिए जो है वो आप इस तरह से मुश्किलात पैदा कर रहे हो। ये तो मैं कहती हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल जिस सिमत चल पड़ी है, तरबियत का फुकदान तो है ही है, लेकिन वालिदैन जो जिस औलाद को पैम्पर्ड करते हैं, जिस औलाद की सारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, उन्हें मुश्किलात में जीना नहीं सिखाते, वो बड़े होकर अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही। इज्जत वही करेगा जिसने मुश्किल से वक्त गुजारा होगा, जिसे पता होगा पैसा कैसे कमाया जाता है। वो अपनी माँ की भी इज्जत करेगा, अपने बाप की भी इज्जत करेगा। नहीं इज्जत करेगा तो वो नहीं करेगा जिसको आपने प्लेट में रखे गरम गरम रोटियां खिलाई हैं, जिसको आपने गरम गरम सालन उतार के दिए हैं, वही आपको जो है वो बुजुर्गी की हालत में घर से बाहर निकाल देगा। वालिदैन तब तक बच्चों में अपनी ज़िंदगी में बंटवारा कर दें जायदाद का। कोशिश करें कि जब आप जिंदा हैं, आप हयात हैं, आपकी तबीयत ख़राब रहती है, आप इस काबिल नहीं हैं, आपको अगले लम्हे का कोई भरोसा नहीं है, जवानों का भरोसा नहीं है यहाँ पे,
तो बुजुर्ग तो जितने भी हैं, अगर उनके नाम पे कोई ऐसी जायदाद है कि उन्हें ये ख़तरा है कि उनके जाने के बाद बहन भाई आपस में एक दूसरे के जो है वो जानी दुश्मन बन जाएंगे, तो ये अपनी लाइफ में ही मामलात निपटाएं। और बहनों का हक जो भाई खाते हैं जायदाद में, ये जो बहनें जो है वो बड़ा भाइयों के साथ जो है वो उनकी एसोसिएशन होती है, वो कहती है चलो मेरा हक भी मेरे भाई को दे दो। नहीं, अल्लाह ने हक दिया है, बहन को इस्लाम ने जो है वो हक दिया है, आप बहनों का हक नहीं खा सकते। जो भाई जो है, मैं आज आपको एक वाकया सुनाती हूँ। एक बहन का भाई फौत हो गया, तो जनाजे के साथ जो है वो उसने जाने की कहा कि मैं साथ जाऊँगी। तो लोगों ने उसको रोका कि औरतें जो हैं वो कब्रिस्तान नहीं जाती। उसने कहा नहीं, मैंने अपने भाई के जनाजे के साथ जाना है, कब्र पे खड़े होना है। अच्छा, लोग उसको ले गए साथ। वहाँ जब वो गई है, जब उसके भाई को कब्र में उतार दिया गया, तो वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, अल्लाह से जो है वो कहने लगी कि या अल्लाह मेरे भाई को माफ़ ना करना। लोग परेशान हो गए कि क्यों माफ़ क्यों ना करना, कि इसने मुझे ज़िंदगी में मेरे नसीब की जो जायदाद थी, मेरे बच्चों का जो हक था, इसने इस पर कब्ज़ा कर लिया। इसने अपने बच्चों को जो है वो खुशियाँ देने के लिए मेरे बच्चों की ज़िंदगी उजाड़ दी। मैं आज सड़क पे दर बदर हूँ और मेरा भाई जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, लेकिन सारी जायदाद इसके नाम पर है और इसने मुझे जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं दिया। ये एक आहो पुकार थी उस जो है वो बहन की। ये वाकयात जो है वो आप सुनते हैं जब, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसी बहनें भी हैं जो दुआएं देती हैं। हाँ। देखिए, दुआएं देती हैं। ऐसी बहनें भी हैं कि जो अपने हिस्से का जो सारा माल जो है वो भाइयों को दे देती हैं और फिर भी दुआ देती हैं। जो बहनें साइन कर देती हैं कि भाई मेरी हिस्सा जो है या मेरी जायदाद का हिस्सा आपके लिए है, उसमें भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम बात करें जॉइंट फैमिली सिस्टम पे। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं, जहाँ हमने थोड़ी सी तल्ख बातें की हैं और हार्ड कोर स्टोरीज़ के ऊपर बात की है। वहाँ अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाना है और इस सिस्टम में रहते रहते जिसमें जेलसी भी ना हो, जिसमें कहते हैं ना कि खुश उसलूबी से आप अच्छे भी लगें, तो आज हमें फ़ायज़ा बताएंगी। फ़ायज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक बार फिर आपका जो वार्डरोब है वो हमारे सामने है। अमेजिंग वार्डरोब, अमेजिंग कट्स, अमेजिंग वर्क। तो हमें अपने ड्रेसेस के बारे में बताएं, एक एक करके हम ड्रेसेस को डिफ़ाइन करते हैं और कट के बारे में बताएं और बताएं कि ये किस ओकेजन में पहनना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे मेरे आप जितने भी ड्रेसेस देखेंगे मैं प्योर पे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रीयूज़ करना बहुत बेहतर है। अभी जैसे ये आपको लाइट पिंक है, तो बाज़-औक़ात में इसी ड्रेस को आप 5-6 दफ़ा पहने और बाद में मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। अच्छा, विदाउट ये हमारी डाइंग इतनी ज़बरदस्त और हमारा कपड़ा बहुत अच्छा है। अच्छा, काम के साथ ही डाइंग चेंज करती है। हम आपको काम के साथ ही काम चेंज करके देंगे, कलर चेंज करके देंगे। एक दफ़ा ऐसे पहने और नेक्स्ट टाइम में हम आपको दूसरी तरह पहनाएंगे। और ये बड़ा खूबसूरत लगता है, आप किसी पार्टीज़ में पहने, फंक्शंस में, शादियों पे। अभी आपको मैं जैसे दिखाऊं कि ये हमारे गाउन्स हैं। अब ये वेलवेट में, हाँ, सीज़न आ रहा है, सीज़न आ रहा है। इसके नीचे बहुत फ्लेरी फ्रॉक्स हम बनाते हैं और इसका काम आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत है। जी जी जी। तो ये भी मतलब ऐसे कपड़े हैं जो फॉर एवर हैं, कि आप कभी भी निकालेंगे। ये ब्लैक दिखाएगा, दिस इज़ वेरी नाइस, आई रियली लव दिस वन। अच्छा, ये ब्लैक जो है, अभी आजकल जो स्टाइल बहुत इन हुआ हुआ है, शॉर्ट के साथ विद पैंट्स, इट्स अमेजिंग, अंदरखा बना हुआ है। और ये भी ये शॉर्ट अंगरखा है और इसका आप काम देख सकते हैं कि बिल्कुल आम कामों से हट के नफीस काम है और खूबसूरत है। यानी कि अब आप मुझे अगर पता लगे कि आप किस मौके पे पहनना चाह रहे हैं, हमारे जितने भी कपड़े होंगे वो बार बार पहनने जाने वाले हैं। देखिए, ये जैसे शॉर्ट पेप्लम है, तो ये आप लोगों की शादियों में पहने, अपने फंक्शंस में पहने बार बार। अभी यहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा लेके नहीं आ सकती थी, पर जैसे हमारे ये वाले, ये नेकलाइन बहुत चल रहा है, इस नेकलाइन के बारे में बताएं, क्या है ये? अच्छा, अभी देखिए बहुत सारे लोग सेट्स नहीं पहन रहे होते हैं। हाँ। तो अब मैंने कुछ ऐसी नेकलाइंस निकाली जिसमें आपने सिर्फ इयररिंग्स अच्छे से पहने हो। अब आप इसकी स्लीव्स चेक करें तो बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत औश-कौश, इसमें जो बर्ड बना हुआ है इसके अंदर बहुत ज्यादा कलर्स, हल्का काम और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एग्जैक्टली। ये कलर जो है ये इट्स अ मिडनाइट ब्लू, लाइट ब्लू, इट्स अ वेरी नाइस कलर। और ये भी बहुत, अगर आप हमारे कलर्स देखें ना, कलर पैलेट, तो आप कहेंगे कि ये लेटेस्ट कलर पैलेट है, इंग्लिश कलर्स। बिल्कुल, ये इस तरह के नहीं, खट्टे मीठे मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मैं पसंद करती हूँ, लेकिन वो मेहंदियों के लिए। ये फॉर एवर कलर्स हैं जो बार बार आपके चलेंगे। अभी हम देखें तो मैं ना लाइट कपड़ों में भी करती हूँ काम। ठीक है, आपने ब्लैक एंड वाइट पहना है, मैंने पहना है, इनको मैंने रेड दिया, लेकिन ये लाइट कपड़े,
इनके साथ बहुत खूबसूरत दुपट्टाज मैं बनाती हूँ। इनकी क्या प्राइसेस है लाइट? अच्छा, ये मतलब आप सोचें कि कोई यूएसए, यूके, कनाडा में ये अफोर्डेबल यानी 12,000 रुपये में मैं ये बना के दे रही हूँ। 12 से 15,000 में डिपेंडिंग ऑन उनका दुपट्टा, सिलाई, कढ़ाई, अच्छा, हर चीज़ सारा कुछ। और ये कि लोग इसको इतनी रेंज में अब हैं। बहुत पसंद करते हैं। अब इसके स्लीव्स आप देखें, इसका कट लाइन बहुत प्यारे है कि Pearls ये है यहाँ पे। हाँ, यानी ये वो काम है। अब जिन लोगों को बहुत कढ़ाइयों की समझ है वो जानते हैं ये कि बहुत प्यारा लगा। गारा वर्क बड़ा मुश्किल वर्क है। ये मतलब इसमें 32 कलर्स लगे। ये कश्मीरी कढ़ाई है? जी, इसमें 32 कलर्स। अगर हम इसको हाथ से बनवाएं तो ये कई लाखों में चला जाता है, पर मैं इसको मशीन में बनवाती हूँ। मशीन में बनवाया। तो जब मशीन में बनाते हैं तो उसकी एक और शक्ल निकलती है। बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे तो मैं अच्छा, ये जो है ये विश्वास जो है ये बड़ी एवरग्रीन सी है। जो लोग थोड़े से हेल्दी हैं, वो अपने आप को पतला दिखाना चाहते हैं, ट्रिम और टेपर दिखाना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट कट फॉर देम। और आप देखें कि इसकी इतना ये ज़्यादा भी फ्लेयर है, बहुत इतना ज़्यादा खूबसूरत है। कि और आप इसमें बहुत पतले भी लगते हो, बहुत खूबसूरत इसमें लुक आती है। अभी ये भी हमने जैसे चिकनकारी को लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता कैसे सेट करें, तो हमने चिकनकारी के लिए भी सेटिंग बहुत खूबसूरत रखी हुई है। अच्छा, ये भी आपने इसमें 4 टाइप की चिकनकारी है और ये सेंटर से ओपन होता है और इसके नीचे फिर शरारा है। क्योंकि यहाँ पर तो मैं थोड़ी सी चीज़ें लेके आ सकती थी, बिल्कुल, लेकिन आप DHA लालिक जान चौक पे आए। अच्छा, ये भी एक ड्रेस दिखा देते हैं। ये भी इट्स अ वेरी नाइस ड्रेस, वेरी फ्लैशी एंड वेरी नाइस, वेरी ब्लिंग ब्लिंग। Exactly. इसके नीचे क्या है फाइजा? इसके नीचे कुछ लोग शरारा बना रहे थे, लेकिन आजकल जो एक लेटेस्ट ट्रेंड है वो क्रश करके ट्राउजर, लेकिन वो ऊंचा, तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है कि शरारे को ही उन्होंने थोड़ा सा तो क्यूलॉट्स की शक्ल में। ठीक है, और जो मेकअप है वो हो रहा है और शैला मेकअप कर रही है इकरा को, तो हम ज़रा वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कर दिया है। अभी आप इसका भी ड्रेस चेक करें। हाँ। तो ये भी कलर स्कीम हमने बहुत खूबसूरत रखी हुई है। नीचे से लहंगा है और ऊपर बॉडी पे काम है इसकी। जैसे ये लोग अक्सर लोग निकाह के लिए भी पहन लेते हैं और ठीक कई है। लोगों के ये functions- बेसिकली आपका निकाह ड्रेस है? जी, निकाह पे पहन लें या आप अपने बहन भाइयों की शादियों पे पहनना चाहें। जब ये खड़ी होंगी तो आप इसको देखेंगे, इसमें भी हमने गंगा जमनी का। शैला, थोड़ा सा मेकअप के बारे में बताएं। आप मेकअप कर रही हैं, इसमें आपने आईज़ जो हैं वो कर दी हैं, आईज़ बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। अगर आप फेस ऊपर करके इनको दिखा सकें। हाँ, ये क्लोजअप देखें आप। आईज़ के ऊपर आपने कौन से शेड्स लगाए हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मैंने क्योंकि मैचिंग कलर नहीं लगाया, क्योंकि ये फुल एक कलर है और साथ में इनका ये कॉपर शेड है, तो मैंने कोशिश की है कॉपर और इस दोनों शेड को मिक्स, मतलब एक कॉपर शेड किया ऐश में। और जो आजकल मेकअप है हॉलो आइज़ की है इनकी, और इनकी आइज़ में वाइट कलर दिया क्योंकि लेंस नहीं है, थोड़े से आइज़ बिग लगे। और मानसून का जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग मैंने बेस लगाई है मैट में, बहुत ही ग्लॉसी नहीं दी है, ताकि अगर स्वेटिंग भी हो तो बहुत ज़्यादा मेकअप ख़राब ना हो। बहुत ही थिन लेयर के साथ किया है, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी नहीं दी कि ऑलरेडी सेट करेंगी इनका। नहीं, सेट नहीं करूँगी क्योंकि कोई ऐसे हाँ स्लीक है कि मैं स्लीक में इनका हेयर स्टाइलिंग करूँगी। अच्छा, आजकल का मौसम बहुत चिपचिपा सा है, तो उसमें बेस को सेट करने के लिए क्या क्या यूज़ करना पड़ता है? बेस से पहले कि अगर आपने स्किन को प्रिपेयर करना है, पहले तो आप आइसिंग करें फेस पे और कोशिश करें कि क्रीम और जो मॉइस्चराइज़र है उसे ना लगाएं। और अगर आप प्राइमर भी लगाते हैं ना तो स्प्रे प्राइमर लगाएं, कोई जेल में ना लगाएं, ना ही मॉइस्चराइज़र में, ताकि जो स्वेटिंग है उसको वो कंट्रोल कर सके। तो मैंने जैसे मैं क्लासेस भी देती हूँ तो मुझे ये इनको भी साथ साथ में गाइड कर रही थी कि आप ये चीज़ें करें, तो उनको मालूम था, बट मैंने कहा मेरी आदत है, मैं क्लासेस देती हूँ तो मैं अवेयरनेस साथ साथ बोलती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो लिपस्टिक कलर है ये आप कौन सा दे रही हैं इसके साथ? मैं पिंक्स थोड़ा में जाएंगी, ब्राउन्स में जाएंगी? नहीं, मैं ब्राउन्स में ही जाऊँगी। हाँ, फाइजा बताएं आपको कैसा लग रहा है? मैं आई मेकअप मुझे बहुत पसंद आ रहा है। हाँ। यानी इतना ज़बरदस्त मेकअप, बड़ा अच्छा टच इन्होंने दिया है। लिपस्टिक लगेगी तो और पता लगेगा, ज़ाहिर है बाल नहीं बने, उस तरह की ज्वेलरी नहीं, लेकिन आई मेकअप बहुत अच्छा। थैंक यू। नबिया, कितना इम्पोर्टेंट होता है मेकअप जो है हमारी ज़िंदगियों में? देखिए, शख्सियत को अगर निखारना है तो आपकी ड्रेसिंग और आपका मेकअप बहुत काउंट करता है। आप खूबसूरत हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने या आपने अच्छा मेकअप नहीं कैरी किया तो फिर आप जो है वो आपकी पर्सनैलिटी उस तरह से निखर के सामने नहीं आएगी। कहते हैं ना कि खूबसूरत चीज़ों को भी निखारने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप खुद की पर्सनैलिटी पर थोड़ा सा तवज्जो दें, जो कि मैं अक्सर ख़वातीन को कहती हूँ कि अगर आप घर में भी होती हैं, किसी इवेंट में भी जाती हैं, तो ये ना देखें कि हैवी जोड़ा या बहुत महंगा जोड़ा ही आपकी जो है वो पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकता है। सबसे बड़ी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो कपड़ा आप पहने
उस पे आप कंप्रोमाइज़ ना करें। कपड़ा आपका जो है वो कमाल होना चाहिए, ताकि देखने वाला सबसे पहले जो है वो अट्रैक्शन आए। और उसके ऊपर अगर काम भी इतना, मतलब इनके जोड़े बहुत खूबसूरत है, मैंने भी इन्हीं का जो है वो ड्रेस पहना हुआ है आज, तो ये बहुत लाइट वर्क इस पे बहुत अच्छा हुआ हुआ है। वार्डरोब पहना हुआ है। हाँ, ये अच्छा, बड़ा खूबसूरत। शैला, आप जो लिप ग्लॉस लगाएं, इनको लिपस्टिक इनकी क्लियर करें, उसके बाद इनका हेयर स्टाइल करें, हम कंप्लीट दिखाएंगे ब्रेक के बाद। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो जो हमारी ब्राइड है वो तैयार है। ये हमने निकाब ब्राइड आज तैयार की है। आप इसको किसी फॉर्मल फंक्शन में भी ये जोड़े के साथ ये मेकअप कर सकते हैं, और क्या निकाह के ऊपर वो भी आप इस जोड़े के साथ जा सकते हैं और अपने निकाह पे भी पहन सकते हैं। तो फ़ायज़ा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा मेकअप किया। अभी देखिए इसने ज्वेलरी नहीं पहनी हुई, लेकिन मेकअप और कपड़ों से इतनी ज़्यादा इन्हेंस हो रही है कि माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया है। अगर आप देखें तो इसके स्लीव्स पे भी काम है कि हमने इस तरह से ये काम इसके ऊपर किया हुआ है सारा। हाँ, कि ये लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी काम को मतलब बहुत ज़्यादा हैवी, लेकिन ये इतना रीज़नेबल है और अफोर्डेबल है कि अगर आपको पता लगे तो आप बड़ा खुश हो कि इतनी ज़्यादा ये अफोर्डेबल प्राइस में। अच्छा शैला, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, आपके पास काफ़ी लोग आते होंगे, ब्राइड्स काफ़ी आती होंगी, तो आजकल जो है सीज़न शुरू होने वाला है, तो आप क्या चार्ज कर रही हैं? बहुत ही नॉर्मल चार्जेस होते हैं मेरे, क्योंकि मैं जो फैमिलीज़ होती हैं वो अप डाउन कोई भी लेवल की आती है, बट मेरे इतने चार्जेस नहीं होते। क्या आप ले रही हैं फिर भी? मेरा है 50 से मैंने ब्राइडल का पैकेज किया हुआ, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग है जो पैकेज ले रहे होते हैं। फिर सीज़न में थोड़े चार्जेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि तब बुकिंग्स बहुत हुई होती है, तो हमें टाइम मैनेज करना होता है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग इन दिनों में पैकेज लगा देते हैं बहुत ही कम में। तो 50 और से आपका मैंने स्टूडियो कहाँ है जहाँ लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मॉडल टाउन में है, और इसके अलावा मेरा शहला चौधरी के नाम से पेज भी है, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, वहाँ पे भी अपडेट आप देख सकते हैं मेरी। तो व्यूअर्स, अगर आप मेकअप आप बुक करना चाह रहे हैं और आगे सीज़न आने वाला है, तो आप शैला चौधरी के जाके पेज पे बुक कर सकते हैं और डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। और वी लव द मेकअप लुक, वी लव एवरीथिंग। बहुत अच्छा है ना? मेकअप है, मुझे पसंद आया, बहुत अच्छा। और मैं सोच रही थी कि ब्राउन लिपस्टिक बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी, पर बहुत अच्छी लगी। न्यूड कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ। कहते हैं कि अच्छी बहू वही होती है जो कि अच्छा खाना बनाए और सबके दिल जीत ले। तो आज हमारे जो सेट पे हमारा दिल जीतेंगी वो हैं अनम। अनम, आज आपने क्या बनाया? आज हमने बेसिकली मैंने रेडी टू कुक पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर की है। अच्छा, लेकिन इसकी बेस हमने यूज़ की है पीटा ब्रेड की। अच्छा, very और nice। सॉस हमने बनाई है पिज़्ज़ा सॉस, थोड़ी सी मायोनीज़ लाइक हाफ टीस्पून, और उसमें बिल्कुल 1/3 टीस्पून के करीब जो है वो बारबेक्यू सॉस डालकर एक सॉस क्रिएट की है। ठीक है। उसके बाद सॉस लगा दी, फिर स्मोक्ड सॉसेजेस को थोड़ा सा कहते हैं ना आप कोयले का स्मोक लगा दें ताकि उसके अंदर एक फ्लेवर आ जाए। उसके बाद आपने सॉसेजेस की लेयर कर देनी है। उसके बाद वेजिटेबल्स आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। साथ में जो है आप इसके अंदर कॉर्न्स या मशरूम्स या ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल सब्जी है। एग्जैक्टली। और उसके बाद अब इस वक्त मेरे पास अवन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने क्या किया कि हल्के से स्टोव के ऊपर पहले मैंने जो बेस को बिल्कुल भी जो है उसको कहते हैं ना कि मैंने उसको कुक नहीं किया, बिल्कुल रॉ थी, और मैंने बिल्कुल उसको हल्की सी आंच के ऊपर, जो दम वाली आंच होती है, उस पर रखा। और रखने के बाद जैसे ही उसकी बेस क्रिस्पी हो गई, क्रिस्पी होने के बाद जो है मैंने उसको अवन किया लाइक फॉर 1 मिनट, और जैसे चीज़ मेल्ट हो गई तो आपके सामने ये जो है एक फाइनल लुक आ गई। उसके साथ बारबेक्यू सॉस और चिली गार्लिक सॉस। बेहतरीन ज़रिया अपने बच्चों को अच्छा खिलाने का और न्यूट्रिशनस खिलाने का, क्योंकि सब्जियां जो है वैसे नहीं खाते मगर इस फॉर्म में वो खाएंगे। थैंक यू सो मच अनम फॉर मेकिंग डिलिशियस फूड फॉर अस। जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ा मसला ये होता है, अगर एक खातून, एक बहू जो है वो थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल फूड बनाती है और दूसरी जो है वो देसी बनाती है, तो उस पर भी कंपैरिजन होता है कि मेरे हाथ का जायका है, वो कहती तुम्हें तो खाना ही नहीं आता बनाना। तो ये जो लड़ाई चल रही होती है किचन की, किचन एक मेन वाहिद ज़रिया लड़ाई का। डॉक्टर नबिया, देखिए किचन में तो लड़ना बनता ही नहीं है, फैसला खुद ब खुद ही हो जाता है। जो अच्छा खाना बनाता है, खाना खाने वाले जो है वो बड़ा इस चीज़ को देखते हैं कि खाना कहाँ से और किसने अच्छा बनाया है। तो जो अच्छा खाना बनाती है बहू, वो वाकई नंबर ज़्यादा ले जाती है। लेकिन इसके लिए आपस में झगड़ना तो बिल्कुल नहीं, झगड़ा इस बात पे होता है कि तुम्हारा बच्चा जो है वो न्यूट्रिशियस नहीं खा रहा, तुम्हारा बच्चा जो है वो देसी नहीं खा रहा, या तुम्हारा बच्चा जो वो जंक ज़्यादा खा रहा है। तो जो बच्चों की लड़ाई होती है ना, वो फिर बड़ों तक जाती है और वो बड़ों तक आपस में गुत्थम गुत्थार हो जाते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। देखिए, बच्चों की लड़ाई में बड़ों को आना ही नहीं चाहिए।
बच्चे जो हैं वो मासूम हैं, वो इस तरह का कोई भी हरकत कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, उनकी पसंद नापसंद बड़ों से मुख्तलिफ होती है। तो जो बड़े हैं उनको बड़ा ही रहना चाहिए और बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, ना कि बेवकूफ़ाना अंदाज में जो है वो आप बच्चों की लड़ाई में खुद कूद पड़ें कि जी फ़लाँ ने मेरे बच्चे को ऐसे कह दिया। जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो आपके बच्चे को अगर किसी ने कुछ कह भी दिया या आपके बच्चे को किसी की कोई बात नापसंद भी आई है तो उसको भी रिजेक्ट कर दें, कोई बात नहीं। आप बच्चे को समझाएं कि कोई बात नहीं, वो बड़े हैं, उन्होंने ऐसी बात कर दी होगी। फिर सेपरेट में जाके जिसने वो बात की है उससे आप बात करें, अपने बच्चे के सामने नहीं, अलग से जाके, क्योंकि बच्चे जो है ना वो मासूम होते हैं, उनको वो कोई सियासी तो पर्सनैलिटीज़ होती नहीं है, सियासी नहीं होते। हाँ, बच्चे सियासी नहीं होते, तो वो बच्चे जो है वो उस तरह की चीज़ों को नहीं जानते, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप के हर एक्शन पे रिएक्शन देना जानते हैं और ये उस एक्शन का रिएक्शन होता है आपके लिए। आप समझ जाएं कि जिस घर के बच्चे आपको पसंद करते हैं ना, वहाँ पे आपकी तारीफ हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर भैया एक और बात बताएं कि हर इंसान का अपना एक बजट होता है जी। हर जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी कोई बच्चा अमेरिकन स्कूल में पढ़ रहा है, कोई एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, कोई मिडिल, डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट कैटेगरीज अपनी जेब के मुताबिक पढ़ाते हैं बच्चों को। तो वो आपस में जो कंपटीशन होता है ना घर में, वो बहुत ज़्यादा होता है जी। और उससे भी बहुत नेगेटिविटी आ जाती है बच्चों के अंदर। वो लोग फिर जेलसी फील करते हैं, उस बच्चे को, दूसरे बच्चे को अच्छा नहीं समझते। अच्छा, मैं आपको अपना वाक़या सुनाती हूँ। जब मैं छोटी थी, मेरा और मेरी जो फूफो की बेटी हैं वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नैयर, मैं और वो सेम एज हैं। अब वो पढ़ती थी तो मेरे चाचू कहते थे कि जो है वो ये डॉक्टर बनेगी। उसके फादर भी थे, ज़ाहिर है वो उस पर इन्वेस्ट भी कर सकते थे। मैं छोटी थी, मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी। मैं एक बच्चे होने के नाते ये देखती थी कि अगर ये डॉक्टर बनेगी तो मैंने भी डॉक्टर बनना है, क्योंकि ये मेरी सेम एज है। और ये जिस स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए मेरी वालदा ने बड़ी मेहनत की। मैं सेंट जोसेफ स्कूल से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सेंट जोसेफ स्कूल में जो है वो बच्चा जब पैदा होता है ना तभी नाम लिखवा दिया जाता है, उससे पहले जो है वो उनको एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब बड़ी थी, मैंने ना नर्सरी क्लास पढ़ी है ना 1 क्लास पढ़ी है, डायरेक्ट मेरा 2 में एडमिशन था। अच्छा, आप ये देखें, मैं इतनी इंटेलिजेंट थी, मेरी वालदा ने मुझ पर इतना काम किया था कि मैं इंग्लिश फर पढ़ लेती थी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है, ये होती है ट्रेनिंग वालदैन की। लेकिन बच्चों पे जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं ना, वो ये होते हैं कि फ़लाँ जब दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं ना बच्चे की, मेरा बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, अब वो दूसरा बच्चा जो है वो फोकस किए हुए है। जैसे मैंने आपको अपनी बात बताई कि मेरा फोकस था इस चीज़ पे कि अगर ये डॉक्टर बनेगी तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। मैंने एक टारगेट सेट कर लिया था अपने जहन में, और वो अभी आज माशाल्लाह डॉक्टर हैं, CMH हॉस्पिटल में होती हैं। मैं भी एक माहिर नफ्सियात हूँ, डॉक्टर हूँ, लेकिन उन डॉक्टर्स को भी मेरी ज़रूरत है। वो डॉक्टर्स भी जो इस टाइम फैमिली फिजिशियंस हैं और लोग हैं, उनके भी जो है वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, मामलात हैं, घर की बातें हैं। तो आप उस लेवल पर जो है वो आएँ, बच्चों को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करें, बच्चों की तारीफ ज़रूर करें दूसरे बच्चों के सामने, लेकिन देखें कि कौन सा बच्चा जो है वो गौर से आपकी बात सुन रहा है, उस बच्चे की भी फ़ौरन तारीफ कर दें कि हाँ ये बच्चा भी कुछ ना कुछ बनेगा। जो है, जो बच्चा इंग्लिश बोलता है वो पैमाना है, नहीं, वो नहीं, कोई नहीं, आपका आपसे सुपीरियर है। हाँ नहीं, जो इंग्लिश ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा अच्छा बच्चा है, और जो ये उर्दू मीडियम में पढ़ता है वो नहीं काबिल हो सकता। आपको क्या पता कि किस्मत उसको कहाँ ले जाए, ये किस्मत के खेल है। जो बंदा अहद कर लेता है ना कुछ बनने का, मेहनत करने का, मैं कहती हूँ मुकाम सिर्फ आपको मेहनत से मिलता है। और बच्चे जब तहैया कर लेते हैं ना कि हमने बड़े होकर जो है वो किसी मुकाम पे पहुंचना है, कुछ बनना है, तो वो बन जाते हैं। और हमेशा वही बच्चे बनते हैं जिनके सामने दूसरे बच्चों की तारीफ की जाती है। वाह, इसकी मिसाल मैं खुद हूं। इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताई आज। ऐसा ही है अनम, आप सर्व करें। हमने बहुत सी बातें की हुई हैं और साथ साथ खाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर हम, आप बताएं कैसा लगा आपको पिज़्ज़ा? जी ज़रूर, ये तो हमेशा ही बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और बहुत ज़बरदस्त स्टाइल में। देखिए ना, प्रेजेंटेशन इतनी ज़बरदस्त, प्रेजेंटेशन बड़ी काउंट करती है। थैंक यू। और अक्सा आप भी आ जाएं इस तरफ। खाने का तो बाद में पता चलता है, पहले प्रेजेंटेशन का पता चलता है। प्रेजेंटेशन मैटर करती है हर जगह, एग्जैक्टली हर जगह मैटर करती है। इसी तरह आपका बिहेवियर मैटर करता है। हाँ, बिहेवियर से तो इंसान अपनी देखिए, पहचान शक्ल तो होती आपकी है। अच्छी हो, लेकिन जब बंदा बोले तो अच्छा ना लगे और वहीं से दिल में उतर जाए, तो फिर दिल से ही उतर जाए तो फिर क्या बात है। ये तो बात है, वही ना। डॉक्टर नबिया, तो हम किस उस डिबेट पे पहुंचे हैं कि जॉइंट सिस्टम होना चाहिए कि जॉइंट सिस्टम नहीं होना चाहिए? अच्छा, जॉइंट सिस्टम अगर मैं ये कहूँ नहीं होना चाहिए तो भी होगा, अगर मैं ये कहूँ कि जो है वो होना चाहिए तो भी होगा। तो दोनों ही सूरतों में फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए। होना इसलिए चाहिए कि आपको सपोर्ट मिलती है, लेकिन आपकी प्राइवेसी जितनी डिस्टर्ब होती है ना, उसके लिए आपके शौहर को काम करना होता है, उस मर्द को काम करना होता है
जो एक बीवी अपने घर में लेकर आया है उसको प्राइवेसी जो है वो अपनी बनानी पड़ती है। तो ये ख़ास तौर पे मर्द हजरात इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि आपकी बीवी की भी कुछ ख्वाहिशात हैं। उसके कमरे में अगर हर वक्त आपके रिश्तेदार या बहन भाई घुसे बैठे रहेंगे तो वो किस टाइम अपना कोई जो है वो मखसूस टाइम गुजारेगी, कोई उसने रिलैक्स भी करना होगा, कोई लेटना भी होगा, सोना भी होगा, बच्चों को भी संभालना होगा। तो ऐसा ना करें। और मैं ससुराल वालों से भी गुजारिश करूँगी, अगर कोई जो है वो मेरी बात को समझने वाले हुए तो समझ जाएंगे कि जो आपकी बहुएं हैं ना घर में, उनको स्पेस दें प्लीज़। ऐसे ना करें कि हर वक्त उन पे नुक्ताचीनी नज़र, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या पहन रही है, क्या खा रही है। शौहर जो है ना वो उसका मुहाफिज तो है, लेकिन शौहर को हाकिम इसलिए बनाया गया कि वो औरत के खाने का भी ध्यान रखे, उसके पहनने का भी ध्यान रखे। ये इस्लाम कह रहा है, ये ना मैं कह रही हूँ, ना आप, ना कोई और। आप जाके पढ़ लें, अगर ये बात जो है वो गलत निकले तो आप मुझसे आके बात कर लें। इसलिए औरत की जिम्मेदारी शौहर पर है। कोई सास, कोई देवर, कोई नंद, कोई जेठ, कोई किसी किस्म की बीच में जो बातें इंडोर्स करने वाले लोग हैं वो नहीं कह सकते कि तुम अपनी बीवी की जो है वो बहुत मानते हो और तुम अपनी बीवी के जो है वो गुलाम हो। कोई शौहर जो है वो बीवी का गुलाम नहीं है, क्योंकि फिर वो गुलाम की बीवी कहलाएगी ना। हर शौहर जो है वो अपनी बीवी का बादशाह है ताकि वो मलिका कहलाए। तो आप जो है वो कॉन्सेप्ट को तब्दील कीजिए, चेंज कीजिए, अपने जहनों को जो है वो कुशादा करें और इसी कुशादगी के साथ जो है ना दूसरी लड़की को जो है वो वेलकम करें। उसका पर्सनल टाइम उसको दें अपने शौहर के साथ। वो सजें संवरे, आप भी उसकी तारीफ कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नंदे हैं, देवरानियाँ हैं, जेठानियाँ हैं, अगर वो आपको अच्छी लग रही है तो आप भी कैरी कर लें उसका स्टाइल। क्या फर्क पड़ता है? और तारीफ कर दें। कहते हैं ना कि इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग। देखिए, तारीफ जब आप कर देते हैं ना तो मुनाफकत और हसद का एलिमेंट बीच में से खत्म हो जाता है। लेकिन जब तारीफ नहीं करते तो हसद भी बीच में रह जाता है और मुनाफकत भी बीच में रह जाती है। ऐसे ही है। मैं थैंक यू करूंगी डॉक्टर नबिया आपका, आपके आने का। और हम कहते हैं ना कि हम बहुत महसूस होते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉक होती है। एंड थैंक यू सो मच फायजा अमजद फॉर गिविंग अस वंडरफुल वार्डरोब और हमें ट्रेंड्स बताने का। थैंक यू शैला आपका, और अक्सा आपका भी थैंक यू आने का और मॉडल करने का हमारे लिए। एंड थैंक यू सो मच अनम। अच्छा व्यूअर्स, तो कहते हैं ना कि जॉइंट फैमिली जो है उसका सरपरस्त कौन है? तो सरपरस्त कोई नहीं होता, हाकमियत किसी की भी नहीं होती। अच्छे से चीज़ों को लेके चलना चाहिए और कहते हैं ना खुश रहेंगे तो ज़िंदगी आगे से खुशी से कट जाएगी। तो व्यूअर्स, मिलेंगे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। हमेशा पसंद करते रहें और देखते रहें। धन्यवाद।